मूवी के शुरू में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है। चार्ली डिसाइड करता है कि वो अब क्राइम की दुनिया को छोड़ देगा और अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ सुकून से गुजारेगा। चार्ली की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें इसकी वाइफ का नाम क्रिस्टल है, बेटे का नाम एनाटोल और बेटी का नाम ईवा है। चार्ली अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। एक दिन चार्ली अपने बेटे एनाटोल को साथ लेकर सामान खरीदने के लिए मार्केट की तरफ जा रहा था। जब ये मार्केट पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बकरे का शो चल रहा था। एनाटोल भी इस शो को देखना चाहता था, इसलिए वो अपने बाप चार्ली से परमिशन मांगता है। तब वो एनाटोल को परमिशन दे देता है। इसके बाद चार्ली मार्केट के बेसमेंट में अपनी कार को पार्किंग करने के लिए जाता है। तभी उस बेसमेंट में हथियारों से लैस बहुत सारे गुंडे आकर चार्ली पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले की वजह से चार्ली कुछ भी नहीं कर पाता है। बहुत सारी गोलियां मारने के बाद ये गुंडे यहाँ से चले जाते हैं और चार्ली खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी चार्ली की सांसें चल रही है और वो अभी भी जिंदा है और वो अपनी बॉडी को मूव भी कर पा रहा है। फिर हम चार्ली को देखते हैं जहां पर डॉक्टर उसकी सर्जरी करने में लगे हुए हैं और उसकी बॉडी से एक एक करके बहुत सारी बुलेट निकाली जा रही है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसकी बॉडी से 22 बुलेट्स निकाली गई है। सर्जरी के दौरान चार्ली अपने पुराने वक्त को याद कर रहा था जब वो टीनेजर था। उस वक्त किसी केस की वजह से उसे जेल में जाना पड़ा था और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े खतरनाक गैंगस्टर बॉस ली डायरेक्टर से हुई थी। चार्ली ली डायरेक्टर को फॉलो करता था और उसी की तरह बनना चाहता था। फिर जब ली डायरेक्टर जेल से रिहा हुआ तब उसके दुश्मनों ने उसे कुत्ते की मौत मारकर ऊपर पहुंचा दिया था। ली डायरेक्टर की मौत की वजह से चार्ली पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि वो उसे अपने बाप की तरह मानता था। जेल से निकलने के बाद चार्ली ने अपने दो दोस्त टोनी और करीम को साथ लेकर ये कसम खाई थी कि वो ली डायरेक्टर की मौत का बदला जरूर लेंगे। और यहाँ पर ये तीनों आपस में एक वादा भी करते हैं कि चाहे जैसे भी हालात हो जाए ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर इन तीनों ने मिलकर अपने एक बिजनेस के साथ अपना एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया। अब जो भी इनके रास्ते में आता था ये उसे कुत्ते की मौत मारकर के ऊपर पहुंचा दिया करते थे और फिर थोड़े ही दिनों में ये यहाँ के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के नाम से फेमस हो गए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम चार्ली को देखते हैं जिसकी सर्जरी पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया है। उधर टीवी पर भी चार्ली के बारे में न्यूज आ रही थी क्योंकि ये भी एक खतरनाक गैंगस्टर बॉस रह चुका था। बहुत सारे जर्नलिस्ट और डिटेक्टिव चार्ली के इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जिसमें एक लेडी डिटेक्टिव मैरी गोल्डमैन भी शामिल है। मैरी का एक छोटा बेटा भी है जिसका वो ध्यान अकेले ही रखती है। मैरी का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था जिसे किसी गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया था। मैरी को अभी तक इस चीज का पता नहीं चला है कि उसके हस्बैंड को किसने मारा था लेकिन उसे चार्ली के फ्रेंड टोनी पर डाउट है। जब मैरी को चार्ली के बारे में पता चला तो वो अपने सुपीरियर के पास जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करने के लिए कहती है। तब वो सुपीरियर ये केस मैरी को असाइन कर देता है। अब मैरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी टीम को लेकर उस मार्केट के बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर चार्ली को गोलियां मारी गई थी। वहाँ पर काफी छानबीन करने के बाद उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है। वो देखती है कि एक गाड़ी पर एक ही जगह पर बहुत सारी गोलियां मारी गई है। इससे उसे लगता है कि उस गैंग में कोई ऐसा आदमी भी था जो चार्ली को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चार्ली की बजाय इस कार पर गोलियां चला दी। उधर हॉस्पिटल में चार्ली से मिलने के लिए उसके फैमिली मेंबर भी आते हैं लेकिन उन्हें चार्ली के पास जाने की परमिशन नहीं दी जाती। उन्हीं में चार्ली का एक क्लोज फ्रेंड करीम भी था। करीम अपने दोस्त की हालत को देखकर काफी गुस्से में भी था और इमोशनल भी हो जाता है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकलता है वो ये डिसाइड करता है कि जिसने भी मेरे दोस्त चार्ली की ऐसी हालत की है मैं उन लोगों को ढूंढकर दर्दनाक और कुत्ते की ऐसी मौत मारूंगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी। यहाँ पर हम चार्ली और करीम के एक म्यूचुअल फ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम मार्टिन है। वो करीम को अभी कुछ भी नहीं करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो और चार्ली को होश में आ जाने दो, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन करीम अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मार्टिन से कहता है कि जब उन लोगों को चार्ली के बारे में पता चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है तब वो लोग हॉस्पिटल में आकर चार्ली पर हमला कर देंगे और शायद इस बार चार्ली जिंदा ना बचे। अब करीम को जिस चीज का डर था वही होता है। उस गैंग का एक आदमी डॉक्टर की ड्रेस पहनकर चार्ली को मारने के लिए उसके रूम में पहुंच जाता है और वो गैंगस्टर चार्ली पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है और वहां से चला जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर मेडिकल स्टाफ ऊपर आ जाता है और पेशेंट को चेक करता है। वो पेशेंट खून में लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी लेकिन वो चार्ली नहीं था बल्कि कोई और पेशेंट था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी को भी इस चीज का डाउट हो गया था कि वो लोग चार्ली को मारने के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं, इसलिए मैरी ने हमला होने से पहले ही चार्ली को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था और इस तरीके से चार्ली की जान बच गई। उधर चार्ली भी अब रिकवर कर रहा था और उसकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका था। तभी उसके पास उसका फ्रेंड टोनी आता है और उसे कहता है कि जिसने भी तुम पर हमला किया है मैं उन्हें ढूंढकर जल्दी ही ऊपर पहुंचा दूंगा। उधर मैरी भी एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए से चार्ली पर नजर रख रही थी। वो देखती है कि करीम और मार्टिन चार्ली से मिलने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सीक्रेटली चार्ली को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से भाग जाते हैं।
मैरी ने भी इन सब चीजों को देख लिया था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद मार्टिन और करीम को भी इस चीज का डाउट हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब करीम अपनी हेल्प करने के लिए किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी मेरी की गाड़ी के सामने आकर के रुक जाती है। ये करीम का ही आदमी था। इसका फायदा उठाकर करीम और मार्टिन यहाँ से दूर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों चार्ली को लेकर एक वेयर हाउस में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक आदमी को बंधक बना रखा है। ये चार्ली से कहते हैं कि तुम पर हुए हमले में हमें इस आदमी के होने का डाउट है। इस आदमी को देखकर चार्ली पहचान लेता है कि इसका नाम रोचीगोड है और ये टोनी का ही सपोर्टेड है। इससे चार्ली को टोनी पर डाउट हो जाता है कि कहीं उस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड टोनी तो नहीं है। अब यहाँ पर चार्ली रोचीगोड से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझ पर हुए हमले के मास्टरमाइंड का नाम बता दो। डर के मारे रोचीगोड चार्ली को बता देता है कि तुम पर हुए हमले का मास्टरमाइंड टोनी है और वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। ये सुनकर चार्ली भी चौंक जाता है कि उसका खास फ्रेंड उसके ही खून का प्यासा है। रोचीगोड चार्ली से कहता है कि जब तुमने टोनी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा शुरू किया था तब टोनी ने सोचा कि तुम हमेशा इस धंधे में उसके साथ रहोगे, लेकिन जब से तुमने क्राइम की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया तब से टोनी तुम्हारा दुश्मन बन गया। उसे डर था कि तुम्हारी वजह से उसका धंधा खतरे में न पड़ जाए, इसलिए उसने तुम्हें ऊपर पहुंचाने का फैसला किया। ये सुनकर के करीम भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जल्द से जल्द टोनी से इसका बदला लेना चाहता है। चार्ली करीम से कहता है कि हमने इस धंधे को शुरू करने से पहले वादा किया था कि हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टोनी अपने इस वादे को भूल गया। लेकिन चार्ली अभी भी टोनी से बदला लेना नहीं चाहता, वो उसे अभी भी अपना फ्रेंड ही समझता है। फिर करीम चार्ली को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी फैमिली चार्ली को देख करके बहुत खुश हो जाती है। उधर करीम भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है तभी टोनी के आदमी एक वैन लेकर के आ जाते हैं और करीम को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। ये करीम को बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते हैं। ये सब कुछ रोचीगोड ने किया था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ देख करके टोनी बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। वो सारे गुंडे रोचीगोड को ही ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन वो करीम को टॉर्चर करना बंद नहीं करते और फिर ये करीम को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। फिर अगले दिन जब करीम का फ्यूनरल होता है तब चार्ली भी वहाँ पर मौजूद था। वो अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। अब चार्ली भी करीम की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ये डिसाइड करता है कि वो इसकी मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन उसे अपनी फैमिली की भी फिक्र थी कि उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी पेट नाम के एक लड़के को देता है और उसे अपनी फैमिली को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है। वो पेट से कहता है कि तुम्हारी लोकेशन किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उधर हम टोनी को देखते हैं जो अपनी गैंग के लोगों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि आज के टाइम में हमारी गैंग इस शहर में सबसे खतरनाक और सबसे टॉप पर है। अभी ये बातें कर ही रहे थे तभी चार्ली यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर चार्ली इन सब पर गन पॉइंट कर देता है और उन सबको अपने हथियार फेंक देने के लिए कहता है। फिर चार्ली टोनी से कहता है कि बेटा आज तू जितना एंजॉय करना है कर ले, लेकिन बहुत जल्द मैं तुझे दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा दूंगा। ये कहकर चार्ली बेस्टिन नाम के गुंडे के भेजे में गोली मार देता है। चार्ली ने बेस्टिन को सबसे पहले इसलिए मारा था क्योंकि जब बेसमेंट पर चार्ली पर हमला हुआ था तब सबसे पहले गोली मारने वाला बेस्टिन ही था। यहाँ पर चार्ली एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर टोनी के बिजनेस के सारे रिकॉर्ड एक पेन ड्राइव में कॉपी करवा लेता है। फिर एक एक करके टोनी के सारे आदमियों को कुत्ते की मौत मार देता है। अब टोनी के दूसरे आदमी यहाँ पहुँचते इससे पहले ही चार्ली यहाँ से भाग जाता है। टोनी भी चार्ली की इस हरकत को देख करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है और वो चार्ली को जल्दी से जल्दी कुत्ते की मौत मारना चाहता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि चार्ली के घर जाकर उसकी फैमिली का काम तमाम कर दो। जब टोनी के गुंडे चार्ली के घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। इससे इन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चार्ली के घर को ही तहस नहस कर देते हैं। थोड़ी देर में मार्टिन चार्ली के घर पर आता है और वो चार्ली के घर की हालत को देख करके टेंशन में आ जाता है। अब वो ये सब कुछ चार्ली को बताने के लिए उसकी खुफिया जगह पर जैसे ही जाने लगता है टोनी के गुंडे उस पर नजर रख रहे थे और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब मार्टिन चार्ली के पास जाकर उसे उसके घर की हालत के बारे में बताता है, लेकिन तभी चार्ली को डाउट हो जाता है कि टोनी के गुंडे मार्टिन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर चार्ली और मार्टिन अपनी गन्स को तैयार करते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन टोनी के गुंडों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो इन पर भारी पड़ जाते हैं और थोड़ी देर में वो मार्टिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन चार्ली एक बाइक लेकर के यहाँ से भाग जाता है। वो गुंडे भी चार्ली का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी चार्ली की बाइक एक पुलिस की कार से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उधर पुलिस चार्ली को पकड़ करके डिटेक्टिव मेरी के पास ले जाती है। मेरी चार्ली को उन सब सबूतों के बारे में बताती है जो उसने चार्ली पर हुए हमले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इकट्ठा किए थे। यहाँ पर मेरी कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक कार पर एक ही जगह पर गोलियों के बहुत सारे निशान मिले थे। इसका मतलब था कि उस गैंग में कोई ऐसा आदमी था जो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। उधर वो लड़का पेट चार्ली के बेटे इनाटोल और रीवा को जैसे स्कूल से बाहर लेकर के आता है तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वो पेट को मौत के घाट उतार देते हैं और इनाटोल और रीवा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। रात को ईवा एक गैस स्टेशन पर पुलिस को मिल जाती
जाती है। टोनी ने ईवा के जरिए से चार्ली को ये मैसेज दिया था कि वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना वो एनाटोल को जान से मार देंगे। अब चार्ली मामले को बिगड़ता हुआ देखकर मेरी से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि मेरे अरेस्ट होने को शो कर दो ताकि मैं अंडरकवर होकर टोनी और उसके गैंग का खात्मा कर सकूं, फिर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरी चार्ली की बात को मान लेती है। मेरी भी टोनी को कुत्ते की मौत मरता हुआ देखना चाहती थी क्योंकि टोनी ने ही मेरी के हस्बैंड को मौत के घाट उतारा था। उधर टोनी चार्ली के अरेस्ट होने की न्यूज को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने एक आदमी पास्कल को एनाटोल को मारने के लिए भेज देता है। एनाटोल को एक वेयर हाउस में रखा गया था। पास्कल जब उसे मारने के लिए उस वेयर हाउस की तरफ जाता है तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पहुंचकर पास्कल अपने एक आदमी से कहता है कि एनाटोल को मौत के घाट उतार दो, लेकिन वो आदमी एनाटोल को मारने की बजाय पास्कल पर ही हमला कर देता है। लेकिन पास्कल अपने आप को बचाकर उस आदमी को ही मौत के घाट उतार देता है। अब पास्कल एनाटोल को पहले तो बहुत बुरी तरीके से पीटता है और फिर उसे कार की डिक्की में डालकर यहाँ से ले जाने लगता है। चार्ली पास्कल को एनाटोल को ले जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए जंप लगाकर उसकी कार के फ्रंट पर आ जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और थोड़ी देर में चार्ली पास्कल को दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। अब चार्ली एनाटोल को कार की डिक्की से निकालकर अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ अपनी फैमिली को कहता है कि मैंने टोनी के सारे आदमियों का खात्मा कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उधर हम टोनी को देखते हैं जो अपने घर में अकेला था। तभी चार्ली वहाँ पहुँच जाता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि हमने वादा किया था कि मरते दम तक हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तुमने लालच में आकर मुझे धोखा दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसलिए चुपचाप अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लो वरना मैं अभी तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तभी टोनी एक गर्म लिक्विड से चार्ली के फेस पर हमला कर देता है और अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE शुरू हो जाती है। यहाँ पर टोनी चार्ली पर भारी पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और टोनी को ड्रग्स का बिजनेस चलाने और चार्ली पर अटैक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली ने टोनी के ड्रग्स के बिजनेस की डिटेल की पेन ड्राइव पुलिस को दे दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ली भी कोई टाइम में गैंगस्टर बॉस था और ड्रग्स के बिजनेस में टोनी का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से मैरी उसे अरेस्ट नहीं करती है। यहाँ पर मैरी चार्ली से कहती है कि मुझे अपनी ड्यूटी की वजह से वहाँ पर टाइम पर पहुँचना पड़ा, वरना मैं टोनी को कुत्ते की मौत मरते हुए देखना चाहती थी। जब चार्ली पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे मार्टिन मिलता है। तब चार्ली मार्टिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी उस गैंग में शामिल थे, लेकिन तुमने मुझ पर गोली चलाने की बजाय उस कार पर गोलियां चलाई थी। यहाँ पर मार्टिन चार्ली से माफी मांगते हुए उसे कहता है कि टोनी ने हमें किसी आदमी को मारने का ऑर्डर दिए थे और जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मैंने तुम्हें मारने की बजाय कार की बॉडी पर गोलियां चला दी ताकि टोनी के आदमियों को मुझ पर डाउट न हो। ये बातें करते हुए ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चार्ली पर अटैक हुआ था। अब चार्ली मार्टिन को मारने के लिए जैसे ही गन निकालता है मार्टिन उसे माफी मांगना शुरू कर देता है, फिर चार्ली उसे छोड़ देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम चार्ली को उसकी फैमिली के साथ एक बीच पर एंजॉय करता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 22 बुलेट्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।